वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। तीसरे टी20 में एक चीज़ बड़ी सही रही दोनों टीमों की कि 7 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के भी आउट किए हमने और न्यूजीलैंड ने भी हमारे सिर्फ 7 ही आउट किए। फ़र्क सिर्फ इतना रहा कि हमने उनके साथ 224 पे आउट किए, उन्होंने हमारे साथ 179 पर आउट कर दिए। हम ये तीसरा टी20 मैच भी हार गए और जिसकी हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, कप्तानी का, इंटेंट का, गेम का, अप्रोच का, प्लानिंग का, वो सारी की सारी कम से कम तीसरे तक तो कुछ नज़र आती, धरी की धरी रह गई। ओपनिंग जोड़ी तोड़कर देखा, साइम अयूब को मौका मिल रहा है, अभी तो खैर टाइम है, लेकिन बहरहाल टाइम आपको मिल जाए तो परफॉर्म करना बनता है। अब कोई 8 एक मैच हो गए आज़म साहब के, आज़म साहब को कुछ लोग कह रहे हैं मौका देना चाहिए। आपने आसिफ को भी 50 से ज़ायद मैच खिला दिए हैं, आपने खुशदिल को भी ढेर मैच खिला दिए हैं, तो इसको भी मौका दें। मतलब हमने एक गलती की है, अगर उन दोनों को खिलाकर तो हम एक गलती और करें आज़म को खिलाकर, और मुसलसल खिलाते रहें। और जब तक खिलाते रहे जब तक आप मैचेस एक आधा कोई नहीं जीतते, फिर एक जीतेंगे फिर हम कहेंगे भाई कमाल हो गया, इस प्लेयर ने तो हमें मैच जितवा दिया। बाबर आजम के लिए स्टार्ट बहुत अच्छा रहा इस सीरीज़ का, और अब तक 3 मैच खेले, तीनों में निस्फ सेंचुरियाँ यानी 50s की हैं बाबर आजम ने। बाबर आजम के इर्द गिर्द खेलने वालों में लोग स्कोर करने से थोड़ा सा कासिर भी हैं, कतरा भी रहे मुझे लगता है इन पिचेस पे। या क्या मसला है कि बाबर आजम 50 कर रहा है, बाकी कोई कुछ नहीं कर रहा। एक मैच में फ़खर ने कर दिया, आज 24 एक रिजवान ने कर दिया। उसके बाद आप पूरी बैटिंग लाइनअप देख लें, चाहे वो इफ्तिखार हो या कोई भी हो, वो कुछ नहीं कर पाए। एलन 137, क्या शानदार गेम की एलन ने, और 62 बॉल्स पर 5 चौकों और 16 छक्कों की मदद से, यानी छक्कों के ढेर और चौके कम, उन्होंने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और 137 रन्स किए। कमाल की इनिंग खेली। कॉनवे थोड़ा मायूस कर गए उन्हें, और टिम सेफ्रिड 31। उसके बाद अच्छा कमाल ये था कि आज उनकी टीम के कैप्टन केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे। सेम वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में उन्हें केन विलियमसन शुरू में नहीं खेल पाए, तो आज कुछ उनका भी प्रॉब्लम था, वो नहीं खेल पाए। लेकिन आप ये देखें कि वो खेलें या ना खेलें, हमें हराए जा रहे हैं। और आपके यहाँ सारे जो जिन्हें आप यंगस्टर्स कह रहे हैं उन्हें मौका मिल रहा है और वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आमिर जमाल को बाहर क्यों बिठाया समझ नहीं आया, पता नहीं क्या मसला है आमिर जमाल को बाहर बिठाने में और आज़म को खिलाने में। और उसके बाद आपने देखा ढेरों ढेर स्कोर, किसी ने 60 खा लिया हारिस रऊफ साहब ने, किसी ने 50 खा लिए, किसी ने 45 खा लिए, टिका के स्कोर्स खाएं। हमारा मसला इस वक्त दो चीज़ें हैं। हमारा मसला पहला सबसे बड़ा बॉलिंग है, जो एशिया कप से हमारा मसला है, और दूसरा हमारा लोअर मिडल ऑर्डर है। जो 2 प्लेयर हम खिला रहे हैं, इफ्तिखार और आज़म, वो हमारा मसला है। टेस्ट में भी यही प्रॉब्लम था कि हमारे 2 मसाइल रहे हैं। हमारा लोअर मिडल ऑर्डर जिसमें सऊद शकील भी खेलते थे, वो भी प्रॉब्लम कर रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा मुझे कि हम किस किस की क्या क्या बात करें। तीनों हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनकी राय भी जानेंगे, एनालिसिस भी लेंगे, और कुछ ज़रा एक डिस्कशन पॉइंट भी थोड़ा डिफरेंट देखेंगे कि क्या वजूहात क्या हो रही हैं। पहली सीरीज़ है शाहीन शाह अफरीदी की, और पहली सीरीज़ ही थाली में सजाकर हार मिली है उन्हें। और ओपनिंग जोड़ी तोड़ी, ओपनिंग जोड़ी तोड़ने के बाद बड़े लोगों ने कहा बहुत अच्छा हो गया, हमें इंटेंट चाहिए, इंटेंट चाहिए। देख ली इंटेंट हमने। इंटेंट और अप्रोच का फ़र्क समझने की कोशिश अभी तक कोई नहीं कर पा रहा। अरफा फिरोज ज़की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर अब्बासी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ अबू बकर बिन तलत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। तीनों हजरात ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। शाकिर, इंटेंट की बात यार इतनी ज़्यादा हम करते हैं, समझ में नहीं आ रही कौन सी इंटेंट दिखानी है, कि सिर्फ इंटेंट दिखानी है हमने कि हम बड़े खुश हैं कि 180 कर लेते हैं जब भी टीम हारती है, तो कोई बात नहीं, हमने 180 तो कर ली है, बेशक हम मैचेस हारते जाए। आपने 13वां मैच है अभी तक का इस पूरे टेन्योर का, तो आपने 13 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं, चाहे वो वनडेयर्स हों, चाहे वो T20 हों, चाहे वो टेस्ट हों, तो अभी तक हमने जीता कुछ नहीं है पिछले 6, 7, 8 माह में। मुझे यही लग रहा है अभी तक हमारा इंटेंट सिर्फ ये है कि हमने कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, हमने वेरिएशन लानी है अपने स्क्वाड में, तमाम जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको अप्लाई करना। हमारा इंटेंट सीरीज जीतने की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और आज जिस तरह टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग करा देना, इसकी भी कोक एक्सप्लेनेशन दी है शाहीन शाह अफरीदी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये कोई अच्छा फैसला नहीं था और साबित भी ऐसा हुआ।
इंटेंट तीनों आप मैचेस को देख लें तो 180 राउंड अबाउट हमारा एवरेज स्कोर आ रहा है। इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान टीम की जो कैपेसिटी है, जो इस बैटिंग के साथ, स्ट्राइक के साथ है, वो 150 टू 180 के दरमियान में है। जिस दिन भी हमें 200 से ऊपर बनाना पड़ेगा, उस दिन हमारे लिए नामुमकिन होता जाएगा। बाबर आजम की तारीफ करेंगे यकीनन, तीनों मैचों में उन्होंने टॉप स्कोरर रहे 50s की, लेकिन वो 50s किस काम की जब एक मैच भी आप नहीं जितवा सके। उन 50s की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब वो 50s रिजल्ट नहीं दे रही, वो इनिंग्स जो है पाकिस्तान को रिजल्ट नहीं दे रही। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130, 40, 50, हेनरी जो है वो 220, 250 के स्ट्राइक रेट से खेला है। जब दो टॉप के प्लेयर, दोनों टीमों का कंपैरिजन आप करेंगे तो फर्क फिर इस तरह एंड ऑफ द डे मैच के एंड पे आएगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि बाबर को किसी तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही है। जिस तरह पिछले मैच में फखर की जानिब से एक जाराना ने इसके साथ बाबर को एक सपोर्ट मिली थी, आज वो भी नहीं नसीब हुई। लेटर एंड पे नवाज या शाहीन जाफरी थोड़ा सा उन्होंने चिपिंग जरूर किया, लेकिन वो जो एक सॉलिड सपोर्ट चाहिए होती है वो नहीं मिली। लेकिन बाबर आजम की पूरी इनिंग्स में एक छक्का, दो ही तरफ आप बता रहे हैं उसने 16 छक्के मारे हैं। तो ये चीजें डिफरेंस हैं, इसको समझने की जरूरत है। लोग जो है बाबर आजम के हवाले से ज्यादा एक्साइटेड और ज्यादा मैं कहता हूँ जरा एक्सैजरेट मामलात को कर जाते हैं। बाबर आजम इज अ क्लास प्लेयर, लेकिन हमें फिनिशर चाहिए। हमें जब जरूरत, अब जब 250 या 220 या 200 चेस करने जा रहे होते हैं, तो हमें फिर एक इनिंग्स में एक छक्का नहीं चलेगा। हमें फिर देखिए ना, 12 ओवर में जाके 100 कर रहे हैं। जब आप 225 चेस कर रहे हैं, ये 12 ओवर में 100 नहीं होते, 9 ओवर में 100 होने चाहिए, मैक्सिमम 10 ओवर में 100 होने चाहिए। अगर आपके इंटेंट नजर आए आप, तो मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही कहूंगा कि बाबर आजम की पर्सनल इनिंग्स ठीक है, लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा कि वो अपनी कैपेसिटी जो उनकी है, जो उनके पास टैलेंट है, उसका वो शोकेस कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनके पास T20 का टैलेंट नहीं है। वो 250 या 220 जब चेस करने होंगे तो 10 छक्के एक इनिंग्स में नहीं मार सकते। इनिंग्स बिल्ड करना, सब कह रहे हैं उनका काम इनिंग्स बिल्ड करना है, लेकिन जब इनिंग्स ही बिल्ड नहीं करना, जब किसी दूसरे ने बड़ी इनिंग्स नहीं खेलनी होती, तो फिर आप जब ज्यादा देर क्रीज पे खड़े रहेंगे, फिर आपको वो एबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। हम अब रोज रोज जब उसे विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर हमें ये भी बात माननी पड़ेगी कि विराट कोहली जब जहाँ 10 छक्के मारने हो या 8 छक्के मारने हो, वो मार जाता है। जहाँ उसको मैच को आखिर तक लेके जाकर विक्ट्री स्टैंड तक टीम को पहुंचाना है, वो पिटा देता है। बाबर आजम में ये एबिलिटी नहीं है। मैं उसको ज्यादा मजीद तनकीद तो नहीं की जा सकती। एक ही बंदा है, वो परफॉर्म कर रहा है, तो बार बार उसी को क्यों जो है वो हम टारगेट करें। दूसरी जो प्लेयर हैं, वो भी, उन्हें भी अपना रोल प्ले करना होगा। फखर, रिजवान को बहुत जरूरी रोल प्ले करना है। इफ्तिखार आजम बहुत मायूस कर रहे हैं इस बारे में। लेकिन ओवरऑल जो मैं इस पर कंक्लूड करूं तो वो यही है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, मोहम्मद हफीज प्रोफेसर है, वो अभी तक जो है वो एक कम्बिनेशन और एक विनिंग कम्बिनेशन की तलाश में है। और शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही कहा है कि हम जो अब हमारे पास अभी 10-15 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले, उससे पहले हम एक ऐसा कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। तो ट्रायल टेस्ट का चल रहा है, सीरीज हमसे चली गई है। मेरे ख्याल है जो बाकी 2 मैचेस उसमें भी जो बेंच पे स्ट्रेंथ मौजूद है, उसको मौका दिया जाए, ताकि ये जो एक टेस्ट ही करना है तो सबको कर लिया जाए। सीरीज हमारे हाथ से निकल गई है, लेकिन बाबर आजम को जहाँ हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे, वहां हम ये भी कहेंगे कि उनको अपना रोल थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। हमें जब एक प्लेयर एक इनिंग्स में 16 छक्के मारता है, तो दूसरी टीम का जो की प्लेयर है उसका एक छक्के से फिर आप मैच नहीं जीत सकते। क्या बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कहेंगे अरफा, अगर हम देखें यार पूरी सीरीज में बाबर आजम के अलावा एक मैच है जिसमें फ़खर का स्कोर है, बाकी वो इंटेंट ठीक है। मैं तो कहता हूँ सबको कि यार ठीक है, आप 2 बॉलों पर 2 छक्के मारें और घर चले जाएं तो आपका स्ट्राइक रेट हो जाएगा सैकड़ों में। तो बस वही स्ट्राइक रेट लें। स्ट्राइक रेट और अप्रोच, बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों में। और गेम अवेयरनेस कि कब कैसे सिचुएशनली खेलना है, ये थोड़ा सा समझ आने वाली बात है। इंटेंट से मुराद ले लिया कि बस तेज़ खेलें, जाएं तेज़ खेलें। अरसलान, मुझे तो लग रहा है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन पाकिस्तान कैंप। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अभी इस टाइम इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपना जो खुद एतमादी होती है ना मैच में दिखाने वाली, जिसके बाद एक परफॉर्मेंस मिलती है, वो मुझे नहीं नजर आ रही। और देयर इज समथिंग रॉन्ग। और मुझे लग रहा है कि जो टीम मैनेजमेंट है और जो खिलाड़ी हैं, उनके दरमियान कुछ तकरार सी चल रही है। कोई अंदरूनी मामलात हैं। आप अगर एनओसीज के हवाले से बात कर लें, या आप टीम कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर लें, या आप ओपनिंग पे तोड़ने के हवाले से बात कर लें, बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के हवाले से बात कर लें,
मुझे नहीं लग रहा कि जो टीम मैनेजमेंट है और जो प्लेयर्स हैं, सीनियर प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक पेज पर हैं, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस आज ना जो T20 देखें, आपका फेवरेट एक फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तान से बेहतर मैं समझता हूँ कि इंडिया भी नहीं है। इंडिया को भी बीट पाकिस्तान ने किया और कंपेटिटिव क्रिकेट वो हमेशा खेलता है, लेकिन इस तरह से बिल्कुल वन साइडेड किस्म की क्रिकेट खेल देना मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तानी कैंप में जो है वो कुछ बेहतर जो है वो चल रहा है। तो आई होप कि ये सॉर्ट आउट हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि कमिंग डेज में भी, इवन के कमिंग मैचेस में भी इसके कुछ असरात नजर आएंगे। तो आपको इसी तरह की कुछ डिप्रेसिव किस्म की जो है परफॉर्मेंसेज नजर आएंगी। देखिए, आपने इंटेंट की ये एक बात की है, इंटेंट को समझने की बात है। हम लोग जरूरी नहीं है कि हमने इंग्लैंड की तरह की क्रिकेट खेलनी है या हमने साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया की तरह की क्रिकेट खेलनी है। हमने कॉपी नहीं करना, हमने इंटेंट के पीछे अंधाधुंध छक्के चौके नहीं मारने। हमने जो अपना एक वेल स्टेबल किस्म का एक लाइनअप है उसको हमने डैमेज नहीं करनी है, जो एक्चुअली हमने कर दिया है। हमने आजम खान को भी हम लोग इसी वजह से लाए हैं, हम लोग साइम अयूब को भी हमने एज एन ओपनर इसी वजह से खिलाया। जब हमारी जो स्टेबिलिटी थी एक पाकिस्तान T20 का जो फॉर्मेट था सबसे ज्यादा स्टेबल उसमें पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन उसी को हमने जो है वो तहस ने सत्यानाश उसका हमने कर दिया है। साइम अयूब को यार आप खिलाते, आप उसको बिल्कुल आप चांस देते, उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस है, टैलेंट है, लेकिन आप बेहतर होता कि उसको चौथे या पांचवें T20 में करते। अब आप 3-0 से मैच हार गए हो, अब आप क्या साइम अयूब को तीसरे नंबर पे लाएंगे? आप बेहतर होता कि उसको पहले जो वो तीसरे नंबर पे लाकर खिलाते। मुझे तो यहाँ लगता है कि फखर जमान के साथ भी ज्यादती हुई, बीइंग अ सीनियर प्रो, उसको पहले प्रेफर करना चाहिए था। अगर आपने वाकई T20 में ओपनिंग जोड़ी अगर तोड़नी थी, आप बाबर रिजवान से अगर सेटिस्फाई नहीं थे तो आप फखर को ऊपर करते। ये तो बीइंग अ सीनियर प्रो बड़ा अजीब लगा होगा कि यार मैं एज ए स्पेशलिस्ट ओपनर हूँ, मुझे आप चौथे पे खिला रहे हो, जबकि एक यंगस्टर आया है उसको आप जब वो ओपन करा रहे हो। तो ये मुझे बहुत अजीब से कुछ मामलात लग रहे हैं और मुझे लग नहीं रहा कि पाकिस्तानी जो टीम मैनेजमेंट है वो और जो पाकिस्तानी टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो एक पेश में मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अबू बकर, कुछ दाल में काला लग रहा है? देखें, डेफिनेटली जब रिजल्ट्स आपकी फेवर में ना जा रहे हो तो बिल्कुल दाल में नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि पूरी पूरी दाल ही काली है यहाँ पर। देखिए, बाबर आजम के हवाले से जब हम कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ, तो ये केमिस्ट्री ठीक नहीं है अरसलान, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। दोनों जो है डिफरेंट ब्रांड ऑफ प्लेयर्स है, दोनों का स्टाइल डिफरेंट है। ऑल्दो यस, परफॉर्मेंस वाइज, स्टैट्स वाइज, एवरेज देखें या स्ट्राइक रेट देखें तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अप्रोच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और साथ ही साथ अप्रोच के साथ अगर आप सपोर्टिव रोल अगर देखें ना, कि विराट कोहली के साथ उनके बेंच में कौन उनको सपोर्ट कर रहे हैं या उनके ओपनर्स कौन से होते हैं और उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में क्या सिचुएशन होती है, तो यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे बिल्कुल वन मैन शो है। बाबर आजम परफॉर्म कर रहा है, 120 के स्ट्राइक रेट के आसपास परफॉर्म कर रहा है, उसके बावजूद उस पर तनकीद करना समझ से बालातर है। देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में एज अ फिनिशर और एज अ हिटर हमारे पास कमी थी, उसको पूरा करने के लिए आजम खान को इंक्लूड किया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आजम खान एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हमारी फर्स्ट चॉइस थे, क्योंकि पावर हिटर हैं तो उसकी वजह से उनको लाया गया था, इंक्लूड किया गया था। अब वो भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इफ्तिखार भी प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फखर जमान ऑन एंड ऑफ छोटी इनिंग्स उनकी आ रही है, इंपैक्टफुल है लेकिन बहुत छोटी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बाबर आजम अकेले शायद पॉसिबल नहीं है कि वन डाउन में आए और उसके बाद वो इनिंग्स बिल्डअप भी करें और 200 से प्लस आपका टारगेट चेस करने का हो और स्ट्राइक रेट भी अपना जो है ना वो एंटी करके उसके बाद वो चेस करें, ये शायद पॉसिबल नहीं है। 3 मैचेस में 600 से ज्यादा आपकी बॉलिंग ने रन्स कंसीड किए हैं और उसके बाद अगर आप बैटिंग में और बाबर आजम को कहें कि उन्होंने रन्स बनाकर देने, तो शायद उनकी सीडी से कुछ ज्यादा हो जाएगा। शाकिर, मैं अगर आपसे ये आमिर जमाल वाले बात करूं, आमिर जमाल को बाहर बिठाना दुरुस्त फैसला है? मुझे ऐसा ही लग रहा है कि शायद या तो उनको कोई विकेट का ऐसा कोई आइडिया हुआ कि शायद वहां लेफ्ट आर्म स्पिनर ज्यादा हैंडी होगा। मैं सुन नहीं पाया इस हवाले से उनकी क्या जस्टिफिकेशन दिया कैप्टन ने उनको बिठाना, लेकिन आमिर जमाल द इम्पैक्ट प्लेयर, वो आपको एक ऐसा प्लेयर है जो जान भी मार रहा है, जो परफॉर्म भी कर रहा है, और इस तरह से उसको बेंच पे बिठा देना उसके हौसले भी पस्त करेगा। और ये कोई दानिशमंदाना फैसला मुझे नहीं लगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एक और बात ये कहूंगा कि जब टीम मैनेजमेंट का एक इंटेंट जो मुझे लग रही है, पता नहीं आपको लग रही है नहीं, वो यही है कि ट्रायल टेस्ट इस सीरीज में करने हैं, हमने अपने कॉम्बिनेशन को फाइनलाइज करना है, बहुत जल्दी करना है, ताकि विनिंग बेस्ट 11 या बेस्ट 15 को जो है वो फाइनलाइज किया जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड कप T20 का साल है, तो इतना हमारे पास टाइम मार्जिन नहीं है। हमें अपनी शायद ये गेम प्लान हो कि इन 5 मैचेस को सबको ट्राई कर लिया जाए और इनमें से भी कुछ छांटी करके अगली सीरीज के लिए जो है वो टीम बनाई जाए और फिर उसको परमानेंट करके वर्ल्ड कप के लिए एक सील कर दिया जाए कि ये 15 बेस्ट है हमारा, इसके साथ हमने वर्ल्ड कप में उतरना है। तो मुझे वो ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन बात वही है कि
तरह बकर ने कहा कि 600 से ज्यादा रन कंसीड किए हैं। ठीक है, हारिस रऊफ ने 60 किए तो उनके बॉलर एंड्रे ने भी 50 प्लस ही स्कोर किए हैं, जहां उनके बैटर्स 16 छक्के लगा सकते हैं या 18 ओवरऑल 18-20 छक्के आज के मैच में लगे, पाकिस्तान की तरफ से टोटल 7-8 छक्के लगे हैं। तो ये 6 का डिफरेंस टी20 में बहुत मैटर करता है और वो क्या हमारे बॉलर्स के जो है वो स्ट्रेटेजी नहीं है। मुझे लगा अगर आप ओवरऑल देखें तो आज शॉर्ट बॉल बहुत ज्यादा की गई और मिड विकेट पे कोई पाकिस्तान को 1 दर्जन से ज्यादा छक्के लगे हैं। तो गेम प्लान किधर था? वो जो डेथ बॉलिंग में एक पावरफुल यार्कर होते थे वो आज उस तरह से नजर नहीं आए। शाहीन शाह अफरीदी अभी भी एडजस्ट होने में वक्त ले रहे हैं। उनके पास वो जब मार पड़ना शुरू हो जाती है तो उनके पास वो गेम प्लान मुझे नहीं नजर आया कि वो प्लान बी के साथ अच्छा शाकिर, अगर मैं आपसे ये पूछूं, रोकें। पीएसएल में और इंटरनेशनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। 2 पीएसएल आप बिल्कुल जितवा देते हैं, कोई उसमें मत, लेकिन जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की प्लानिंग, इंटरनेशनल लेवल की अप्रोच, इंटरनेशनल प्लेयर्स इकट्ठे खेल रहे होते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। उसके लिए मेंटली बहुत तैयार होना चाहिए। न्यूजीलैंड जैसी प्रोफेशनल टीम के मुकाबले में उनके होम ग्राउंड पर आपको ओवर स्मार्ट होना पड़ेगा, आपको आम प्रिपरेशन से ज्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर उनको फैसले करके उनको जो है वो कंट्रोल में लाना होगा। तो अभी तो हमारा नया कैप्टन है, पहली बार लीड कर रहा है। अभी तो वही बात है कि इसे भी वसीम अकरम प्लस बनना है। अभी जो है वो उसको सीखने के दिन है और वो सीख ही रहा है। ठीक है, उनकी जो कामयाबियां हैं पीएसएल में उनको हम बिल्कुल किसी तरह से भी अंडरमाइन नहीं कर रहे, लेकिन इंटरनेशनल सिनेरियो इज डिफरेंट और खास करके न्यूजीलैंड जैसी प्रोफेशनल टीम्स और आइसिंग ऑन द केक ये हो कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही हो तो ज्यादा टफ हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी को मैं ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, उनका भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। जाहिर है हमने 3.5 साल अगर बाबर आजम को बर्दाश्त किया, उसको सपोर्ट किया कि कैप्टन ग्रो हो रहा है, तो एक आध सीरीज में या 3-4 मैचेस में अब शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल इस तरह से उन्हें ब्लेम करना या उनको हिट करना बनता नहीं है। लेकिन उन्हें बहरहाल स्मार्ट एनफ होना चाहिए। वो अब काफी टाइम से पीएसएल टीम को लीड कर रहे हैं, ट्रॉफीज भी जीत चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी उनको 4-5 साल हो गए, तो अब मेरा ख्याल है उनको ही मस्ट बिहेव लाइक अ मैच्योर क्रिकेटर और अ मैच्योर कैप्टन नाउ। अच्छा अरफा, हम आमिर जमाल की एक्सक्लूजन और जमान की इंक्लूजन और फिर नवाज की भी इंक्लूजन हो गई उसामा मीर की जगह, और काफ़ी चेंजेस थे आज की टीम में ना, और चले मौका मिल रहा था कुछ लोगों को जो बड़े अरसे बाद नहीं खेल रहे, लेकिन हारिस रऊफ मुसलसल बहुत ज़्यादा स्कोर दे रहे हैं, मुसलसल आज भी 60 स्कोर है। और हमारी अगर इकॉनमी देखें आप अरफा, तो किसी की 11 थी, किसी की 15 थी, सिर्फ एक ज़मान ही है जिन्होंने 37 रन दिए हैं और वो थोड़ा सा बेहतर रहे, 9.25 या 9.35 उनकी इकॉनमी रही, बाकी तो सारे इससे ऊपर ही हैं। देखिए अरसलान, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है ना, जो नाम है शाहीन, हारिस, जमान और इवन आमिर जमाल भी आप इंक्लूड कर लें, मोहम्मद नवाज इंक्लूड कर, ये सारे टी20 स्पेशलिस्ट हैं। और अगर न्यूजीलैंड की आप बॉलिंग देखें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस तरह से नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान की। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग को बेहतर रेट करूंगा टी20 में। अगर हम लोगों ने जो है वो 600 से ज्यादा रन जो है वो खाए हैं, कंसीड किए हैं इस 3 मैचेस में, तो हमने स्कोर भी जो है वो तकरीबन इसके आसपास किया है। तो हमने कोई 550 से जो है वो ज्यादा ही स्कोर किया। तो दैट मीन्स कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने भी जो है वो अच्छी खासी जो है वो कुट खाई है। इसकी वजह ये है कि जो न्यूजीलैंड के जो ग्राउंड्स हैं, एक तो वहाँ बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स हैं, कोई हमें स्विंग वगैरह कुछ भी नजर नहीं आई, बिल्कुल बल्ले पे बॉल आ रहा था, अच्छा बाउंस था, बॉल अगर बाउंड्री पे जाती थी तो चीरती भी जाती थी और बाउंड्री शॉट भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं बॉलर्स को इन 3 मैचेस में ज्यादा मैं दोष नहीं देता। हाँ, थोड़ा सा मैं जरूर उमर गुल को कहूंगा क्योंकि वो बीइंग अ बॉलिंग कोच और बीइंग अ टी20 स्पेशलिस्ट अपने एरा के, उनके यॉर्कर्स, उनके जो टी20 चलाकियां थी, स्लोवन वगैरह, वो बड़े मशहूर रहे हैं। तो वो चलाकियां उन्होंने क्या पाकिस्तानी बॉलर्स को नहीं बताई इसमें कि यार आपने न्यूजीलैंड में, उनका अपना तजुर्बा भी न्यूजीलैंड में अच्छा रहा है, उन्होंने क्या नहीं बताया कि न्यूजीलैंड में आपने किस तरह से वेरिएशन के थ्रू जो वो सर्वाइव करना है। तो मुझे बॉलिंग का मैं ज्यादा इतना नहीं कहूंगा, मैं ज्यादा जो इस पर जो गलती हुई है वो मैं बैटर्स से कहूंगा। ठीक है, देखिए बैटर्स के जो कॉम्बिनेशन है आपने उसी को खराब किया। और जो आप कह रहे हैं कि तीसरे मैच में चेंजेस की गई हैं, तीसरे मैच में चेंजेस तो बनती थी क्योंकि आप जो है वो स्टेबल कॉम्बिनेशन के साथ तो गए ही नहीं। जो आपका स्टेबल एक बैटिंग का ऑर्डर था आप उसके साथ तो गए नहीं। अगर आप उसके साथ जाते और रिजल्ट जो है वो तब ना, तब आप जो है वो अरफा, आप ये कह रहे हैं कि पहले 2 मैचेस हम अपने सेटल कॉम्बिनेशन के साथ खेलते और जीतते, तो फिर तीसरे में तजर्बा करते और चौथे में भी कर लेते, फिर 5वें के लिए दोबारा सेटल ले आते, ये कह रहे हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो एक वेल सेटल कॉम्बिनेशन था, जो आपका ओपनिंग पेयर था बाबर आजम का, रिजवान का था, तीसरे पे आप साइम अयूब को ले थे, चौथे पे आप फखर जमान को ले थे, आपने ट्राई करना था तो इफ्तिखार के साथ आजम खान को आप छठे पे कर लेते, आजम खान के साथ आप स्लैश करके हसीबुल्ला को जब वो चौथे या पांचवें T20 में कर लेते, लेकिन कम से कम आप पहले 3 T20s में अपने इसी स्टेबल कॉम्बिनेशन के साथ जाते। आपका एक से तीसरे पे आ जाना, तीसरे से चौथे पे आ जाना, ये बहुत मैटर करता है, ये साइकोलॉजिकली बैटर के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके अगर बाबर और रिजवान आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहे थे और बाबर पर फिर भी जो वो तनकीद के निशाने जो वो लगाए जा रहे थे, तो ये मेरे ख्याल से गलत है यार। अगर खाली बाबर आजम तो खेलने नहीं आया हुआ, आपने बाकी बल्लेबाजों को भी तो देखना है ना। हम कहते हैं कि उसने फिनिश नहीं किया, अपनी 50 तो कर ली, फिनिश नहीं किया, तो बाकी जो चौथे और पांचवें नंबर और जो छठे नंबर के बैटर हैं वो क्या कर रहे हैं, जो आपका ऑलराउंडर है वो क्या कर रहे हैं, उनका काम ही फिनिशिंग करना है, तो उन्होंने तो ओपनर भी कुछ नहीं कर रहे ना, खाली पांचवा छठा नहीं, हमारे ओपनर भी कुछ नहीं कर रहे, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रहा है। आप देखिए इससे पहले टेस्ट में भी यही हुआ है, अब्दुल्ला शफीक और इमाम से भी कुछ नहीं हो पाया, हमने वहां भी ट्राई किए नए ऑप्शंस, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो पाया। देखिए ओपनिंग का तो ऑस्ट्रेलिया में तो वो डिजास्टर ही हो गया था, वो तो चले खैर पास की बात है। अभी जो T20 हो रहा है उस पर अगर थोड़ा बात करें, मैं साइम अयूब को थोड़ा सा मैं बेनिफिट दूंगा, थोड़ा सा उसको फेवर दूंगा, सिर्फ इस वजह से कि यार उसका डोमेस्टिक में अच्छा रिकॉर्ड रहा है। उसको तनकीद करना कि यार उसने अप टू एक्सपेक्टेशन जो है वो परफॉर्म नहीं किया, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कबल इस वक्त है। मुझे पता है कि जो बाबर आजम और रिजवान की जो ओपनिंग जोड़ी है, उसने जो एक बेंच मार्क बहुत ज्यादा ऊपर टॉप का सेट किया हुआ है, उन्होंने तवक्कुआत बहुत ज्यादा कर दी है, तो उस पर नहीं उठ पाए साइम अयूब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके टैलेंट पे करना है कि यार उनको अब ड्रॉप कर दिया जाए, ऐसा की बात ये मेरे ख्याल से ये गलत है। अब आपने एक बार उनको चांस दे दिया है तो मेक श्योर कि उनके साथ आप जो है वो परसिस्ट करें, उनको कम से कम टॉप 3 में जो जरूर खिलाएं। मैं तो कहूंगा कि बल्कि चौथे पांचवें मैच में भी उनको खिलाएं। अबू बकर एग्री करते हैं कि ओपनिंग जोड़ी का हटना और फिर ओपनिंग जोड़ी में से एक को ऊपर रखना और एक को नीचे लाना और सेटल्ड कॉम्बिनेशन के साथ ना जाना शुरू के मैचेस में, बाकी में तजर्बा कर लेते, तो ये मामला थोड़ा सा पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किल बन गया। असलान दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पावर हिटिंग से प्रॉपर हिटिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंडली जो आपकी विनिंग स्ट्रीक होती है कि यू नेवरदलेस कि आपका जो भी टीम कॉम्बिनेशन है, अगर आपको वो मैचेस जितवा रहा है, स्ट्राइक रेट कम है या ज़्यादा है, बाउंड्रीज कम लग रही हैं या ज़्यादा, अल्टीमेटली अगर आप मैचेस जीत रहे हैं तो आपको वो कॉम्बिनेशन शफल नहीं करना चाहिए। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का ये साल है, देखिए T20 वर्ल्ड कप में साल में आकर आप इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स अगर करेंगे तो रिजल्ट आपकी फेवर में नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करें। दुनिया भर की जो टीमें होती हैं वर्ल्ड कप के बाद अपने नेक्स्ट वर्ल्ड कप को टारगेट करके अपने जो कॉम्बिनेशन है उनको बनाती हैं। बाबर आजम का बार बार जिक्र किया जा रहा है, देखिए न्यूजीलैंड के तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैचेस हैं वो डिफरेंट रहे, स्टार परफॉर्मेंस डिफरेंट रहे। इसका ये मतलब है कि पूरी न्यूजीलैंड की टीम में अगर एक बंदा परफॉर्म नहीं करता, विलियमसन अगर नहीं भी खेल रहा, तो उसके बावजूद उनका बैकअप मौजूद है, कोई दूसरा प्लेयर या तीसरा प्लेयर परफॉर्म करके मैच जिताता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम की 3 50s हैं, उसके अलावा अगर आप टीम को देखें तो टीम कहां पर खड़ी है, 2 से 3 इनिंग्स है 15-15 20-20 रन की बाकी प्लेयर्स की, तो ऐसी सिचुएशन में आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं किसी भी तौर पे। और बाकी अगर आप बार बार 5 के 5 मैचेस में बॉलिंग डिफरेंट होगी, बैटिंग डिफरेंट होगी, जिस तरह बॉलिंग में बैटिंग में पार्टनरशिप्स होती हैं, केमिस्ट्री मैच करना जरूरी होता है, उसी तरह बॉलिंग में भी जरूरी होता है। हम एशिया कप का वो मोमेंट कि हमारे 2-3 प्लेयर्स जब इंजर्ड हुए, हमने नए टीम के साथ नए कॉम्बिनेशन के साथ गए, हम मैचेस नहीं जीत सके, वर्ल्ड कप पे भी नहीं सेटल हो सके, और वही सिचुएशन अभी तक कि हमारा छठा मैच है शायद T20 का लगातार जो हमारे। बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि मैं बता रहा हूँ ना, हम लास्ट के 13 मैचेस में से, चाहे वो वनडेयर्स हों, T20 हों या टेस्ट हों, लास्ट के 13 में से सिर्फ 2 ही जीते हैं, 11 हम हारे हैं। हर तरह की फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मरहला है। वापस आता हूँ ज़रा ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। ये जो अब ड्रेसिंग रूम जिसका थोड़ा बहुत जिक्र अरफा ने किया भी, ड्रेसिंग रूम की खबरें या हमारे जो कैंप से खबरें वो कुछ अच्छी नहीं हैं, प्लेयर्स खुश नहीं हैं, लंबी लंबी तकरीरों से पहले खुश नहीं थे, उसके बाद कुछ NOCs के मामला थे जो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए, हफीज़ के कुछ मामलात हैं जो प्लेयर्स के साथ उस तरह से सेटल नहीं हो पा रहे, सख्तियाँ हो रही हैं, चीज़ों पर बात हो रही है, तो शायद प्लेयर्स को ये सख्तियाँ भी हजम नहीं हो रही, क्योंकि प्लेयर्स नहीं समझते कि ये, मैं आपको बड़े वो बता रहा हूँ जो बात सुनी, जो ज़राए बता रहे हैं कि वो समझते हैं शायद स्कूल के बच्चों की तरह उन्हें ट्रीट किया जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। कुछ खबरें थी जिसका मैंने जिक्र किया था, NOC के मामलात को लेके मामलात काफ़ी सीरियस हो रहे हैं और प्लेयर्स में, और वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है उसमें ठन गई। अच्छा, बोर्ड ने NOC के मामलात जो भी हैं उसको, तमाम तर चीज़ों को मोहम्मद हफीज़ की कोर्ट में डाला है और उनसे उनकी राय मांगी है। मोहम्मद हफीज़ पहले से ये नहीं चाह रहे कि लड़के NOCs लें और जा कर खेलें।
अच्छा, चूंकि हारिस रऊफ को मिल गई थी एनओसी, जमान खेल आया था, उसामा मीर खेल आया था, अब शायद इसी पैटर्न पर कि कम कम मैचेस के एनओसीज मिले, और कम कम मैचेस के एनओसीज शायद लड़कों के लिए काबिल कबूल ना हो, बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लड़कों के, जो भी हैं वो हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, हम इससे पहले कि इस बहस में जाए, शाकिर ये जो विनिंग कॉम्बिनेशन उस पर कुछ बात करना चाह रहे हैं। शाकिर, ये दो हजरात के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन, और वो ठीक कह रहे हैं कि जी शुरू में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाते आप और आपकी सेटल जोड़ी के साथ। देखिए अरसलान, अरफा ने भी बात की, बकर ने बात की, मैं बड़े अदब के साथ दोनों से इख्तिलाफ करूंगा। इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हमने पिछले 3 साल में 3 मेगा इवेंट्स हारे। हमने एशिया कप दुबई में हारा, T20 हमने T20 वर्ल्ड कप दुबई में हारा, फिर हम ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके वर्ल्ड कप हारे। तो अब इसी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ अगर हमने जाना है तो फिर हम अगला वर्ल्ड कप जो अमेरिका में होगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है हम उसकी भी हारने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आपने वो एक या तो इन्होंने हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए होते, विनिंग द मैचेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, विनिंग द टूर्नामेंट इज इंपॉर्टेंट। बाबर आजम की कैप्टनसी में हमने मैचेस चाहे जीते हों, नंबर 1 है, लेकिन एक ट्रॉफी हमारे पास नहीं है। ये जो एक विनिंग स्ट्रीक बनी हुई थी बाबर और रिजवान की, ये हमें 150 रन है तो पूरे कर लेंगी, 180 है तो पूरे कर लेंगी, लेकिन 200 है तो नहीं कर सकती, 250 है, 225 है। अब तो T20 क्रिकेट 200 प्लस की गेम है, और इस एवरेज के साथ, इस स्ट्राइक रेट के साथ, सॉरी, हम नहीं कर सकते। वो हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। इसीलिए हमने जो है वो साइम को ऊपर लाने की कोशिश की है, इसीलिए हमने एक टुक को नीचे लाए कि चलो इनिंग पिक करेगा, लेकिन हमें एक एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं कि फखर जमान को हम अभी भी डाउन खिलाकर ज़ाया कर रहे हैं। हमें अभी ऊपर से एग्रेसिव, मैं आप बार-बार आज के मैच की आपको बात कर रहा हूं कि बाबर आजम एक छक्का मार रहा है, उनका टॉप बैटर जो है वो 16 6 मार रहा है, फिर कैसे आप मुकाबला कर सकते हैं? तो इस अप्रोच के साथ अगर हमने जाना है तो फिर तो हम यही सोचें कि हमें कोई तब्दीली नहीं करनी। जब एक ओवरऑल पूरी मैनेजमेंट में रीशफलिंग की गई है तो इस माइंडसेट के साथ की गया है कि हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कोई ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन लाना है जो अग्रेसिव भी हो, जो रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो, और जो हमें टूर्नामेंट जितवा सके। मैं अच्छा फिर कहूंगा शाकिर, कि हम एशिया अगर कप बेशक हम मैच हार रहे हैं, कोई परवाह नहीं, हम अपने कॉम्बिनेशंस को टेस्ट करें। नहीं, हमें इन मैचेस को क्या करना है? हमने कॉम्बिनेशन मैचेस में ट्राई, देखिए बायलैटरल सीरीज ही कॉम्बिनेशन ट्राई करने की जगह होती है, वो टूर्नामेंट्स में नहीं जाके ट्राई किया जाता। हमने वर्ल्ड कप से पहले इन चीजों को ट्राई करके फाइनल करके वर्ल्ड कप में जाना। मैं बार ये कहूंगा कि क्या एशिया कप हम बाबर आजम और रिजवान के इस विनिंग स्ट्रीक के साथ नहीं आ रहे दुबई में? क्या हम दुबई में T20 वर्ल्ड कप नहीं आ रहे? क्या हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर इन्हीं के साथ T20 वर्ल्ड कप नहीं आ रहे? हारे हैं भाई। जब भी हमें 150 180 स्कोर बनता है, ये दोनों पूरा कर देते हैं। आप इन्हीं 3 मैचेस में बात कर लेना, बाबर आजम की 50s है, अच्छा स्ट्राइक रेट के साथ है, लेकिन 180 से ऊपर हम नहीं गए। हमारा 180 190 हमारी इस विनिंग स्ट्रीक के साथ हमारी टोटल जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, वो 180 190 है। 200 प्लस इज बियॉन्ड, मतलब K2 है हमारे लिए, माउंट एवरेस्ट है। तो हमें उस नए माइंडसेट के साथ, इसीलिए नए एग्रेसिव प्लेयर्स को ट्राई किया जा रहा है ऊपर, कि एक अच्छा जो है वो आगाज मिला करे। पावर प्ले में हम 70-80 रन बनाया करें, पहली 50 जो सेंचुरी हम 10 ओवर में 9 ओवर में बनाए, ताकि हमें वो 250 का जब जहाँ टारगेट मिले तो हमारे जो है वो सांस ना भूल जाए। तो मैं इस अप्रोच का बिल्कुल खिलाफ हूँ कि जी वो मैच जितवा रहे थे तो इनको चलाते रहते। नहीं, ये मैच जितवा रहे थे, टूर्नामेंट नहीं जितवा रहे थे। मैच वो जितवा रहे थे जो उनकी रेंज में आते हैं, जो उनकी रेंज से बाहर का टारगेट होता था, वहां वो नहीं जितवा रहे थे हमें मैच। इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। हफीज को, टीम मैनेजमेंट को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। हमें टेस्ट करने, हमें नाकामियां आएंगी, आ रही हैं, बर्दाश्त करेंगे हम, लेकिन हमें अगर एक विनिंग टीम मिल जाती है, विनिंग 11 और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव 15 का एक स्क्वाड हमें वर्ल्ड कप के लिए मिल जाता है, तो वो मैटर करता है। एंड ऑफ द डे वो रिजल्ट मैटर करता है, और वो हमारी जो तैयारी हो रही है वो अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए हो रही है। तो इसलिए इन तैयारियों पर टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को, हफीज को ज्यादा तनकीद बनाने के मैं हक में नहीं हूँ। एक ऐसा अगर कॉम्बिनेशन निकालने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि मुश्किल फैसला है, मुश्किल फैसले बड़े मुश्किल से हजम होते हैं, लेकिन उनका जब रिजल्ट आता है तो फिर पिछले जो दर्द दुख आ रहे हैं बंदा भूल जाता है। हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने से ज्यादा वर्ल्ड कप जीतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये इस कॉस्ट पर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। ज़बरदस्त। अबू बकर कुछ कहना चाह रहे हैं? वैसे मैं इससे किसी हद तक मैं भी एग्री करता हूँ कि जहाँ पर हम विनिंग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं तो यही मौके होते हैं विनिंग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने के। मुश्किल हो जाता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें बड़े टूर्नामेंट्स में। तो हम यही कह रहे थे कि वर्ल्ड कप से पहले कि यार अब आपने नहीं कोई चेंजेस करने बैटिंग ऑर्डर में, अब तो जो चल रहा है उसको चलाते रहें, इमाम चल रहा है चलाते रहें, अब कोई चेंजिंग ना करें। तो अब तो बायलैटरल सीरीज़ है, लेकिन हम हार रहे हैं मैचेस, ये भी एक
बिल्कुल तल्ख हकीकत है। क्या कहना चाह रहे थे अबू बकर आप? अरसलान भाई, मैं इस थ्योरी से ना आप दोनों की इजाज़त से थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहूँगा प्लीज़। लाजमी करें। सर, 3 चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जिन 3 टूर्नामेंट्स का ज़िक्र किया गया कि पाकिस्तान वो टूर्नामेंट्स हारा है, लेकिन वो पाकिस्तान उन टूर्नामेंट्स में सेमीफ़ाइनल और फाइनल जाके खेला और वो इसी जोड़ी और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से खेला। देखिए, टूर्नामेंट्स के हवाले से कहा जाता है कि टूर्नामेंट्स टीम्स जिताती हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। आप एक आधा मैच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीत सकते हैं, टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है कि आप पूरे टूर्नामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 या 2 प्लेयर्स के ऊपर डाल दें, ये बिल्कुल हो नहीं सकता। पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बात की जाती है, देखिए ऑस्ट्रेलिया वैसे खेलता है, न्यूजीलैंड वैसे खेलता है। 90s की क्रिकेट आप उठा लें, इवन 92 का जो वर्ल्ड कप आपने जीता, पाकिस्तान की हमेशा एक अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट होती है। पाकिस्तान पहले शुरू में स्लो खेलता है, उसके बाद आखिरी 15 या 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने हमेशा अपने रन रेट को बेहतर किया। ये वही थ्योरी है या ये वही अप्रोच है जिससे पाकिस्तान बहुत सक्सेसफुल रहा। ये नहीं, पॉसिबल लेकिन नहीं एक है चीज़ कि ना अबू बकर, अगर मैं शाकिर जो बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं कि मैचेस तो आप जीतते हैं, टूर्नामेंट जीतना, ट्रॉफी उठाना, यहाँ आके प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, आपने न्यूज़ीलैंड की बात की ना, जिससे शाकिर ने ज़िक्र किया अभी पहले कि उनके जो स्टार परफॉर्मर है, देखिए उनका एक स्टार परफॉर्मर नहीं है। आज जिस बंदे ने इनिंग्स खेली है, सेकंड मैच में किसी और बंदे की परफॉर्मेंस थी, फर्स्ट मैच में किसी और बंदे की परफॉर्मेंस थी। वहाँ ऐसा हरगिज़ नहीं है, उस टीम की ये सिचुएशन नहीं है कि सिर्फ विलियमसन खेल रहा है, विलियमसन जिता रहा है, क्योंकि विलियमसन का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ कि जब फेबुलस प्लेयर्स की बात की जाती है, विलियमसन की जाती है, कोहली की जाती है, बाबर आज़म की जाती है, जो रूट की जाती थी, तो अगर इन टीम्स से बाबर आजम को हटा के अलग अलग भी कर दिया जाए तो वो टीम्स फिर भी परफॉर्म कर रही हैं, उनके अंदर प्लेयर्स मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है, स्पार्क मौजूद है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही है, आपका मिडल ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा, आपका लोअर ऑर्डर मिडल क्लिक नहीं कर रहा। कॉम्बिनेशन ट्राई जरूर करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 11 के 11 स्लॉट्स को अगर आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उस साल पे करेंगे कि जिस साल आपका T20 वर्ल्ड कप है, तो ये कोई तैयारी नहीं है, इसको तैयारी नहीं कही जा सकती, इसको डिजास्टर कहा जा सकता है। इस अप्रोच के साथ आप बिल्कुल वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। अगर आपने तैयारी करनी थी तो आप उस कॉम्बिनेशन को कैरी करते इस वर्ल्ड कप के बाद से ही, जो T20 वर्ल्ड कप था जून जुलाई में या मई में, तो उसके बाद से आप नेक्स्ट जितने भी मेगा इवेंट्स थे उनकी तैयारी शुरू कर देते। ये अच्छा, राइट कुछ टाइम नहीं मैं था। शाकिर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल के साथ आता हूँ, जो आप केन देखिए विलियमसन का अभी जिक्र इन्होंने कर रहे हैं, पहले शाकिर जी। जब विलियमसन की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि हर मैच में उनका एक अलग से परफॉर्मर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप जरा ओवर द इयर्स देखें विलियमसन को कितने टूर्नामेंट में रेस्ट दिया गया, बार-बार दिया गया, बेंच स्ट्रेंथ को मौके दिए गए, उनको तैयार किया गया। मैं इसको न्यूजीलैंड से इंडिया लेके जाता हूँ। आपने कोहली और शर्मा को रेस्ट देकर शुभमन गिल, ईशान किशन, वर्मा सिंह ये तैयार नहीं किए। यहाँ पर कोराम मैच जाता है, एक मैच में बाबर आजम को बाहर बिठा दें, यहाँ कोराम मैच जाता है, एक सीरीज से उसे आउट कर दें। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार ही नहीं किया कि आपको आज परफॉर्म करके दें। वही तो हम जो बोया वो काट रहे हैं ना, कि हमने अपने बेंच स्ट्रेंथ को, अपने प्लेयर्स, इन्होंने टेस्ट भी इन्होंने खेलना है, वनडे भी इन्होंने खेलना है, T20 भी इन्होंने खेलना है, सारी लीग भी इन्होंने खेलनी है, तो हम बेंच स्ट्रेंथ कहाँ तैयार करेंगे? इन्हीं बायलैटरल सीरीज में हम ये चाहते हैं ना कि कुछ ऐसी सीरीज जो देखें, ये नेपाल के खिलाफ भी यही खेलेंगे, इथियोपिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे, युगांडा के खिलाफ भी यही खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी यही खेलेंगे, तो कहाँ तैयार करेंगे हम? देखिए विलियमसन को बारहा बिठाया गया, पाकिस्तान न्यूजीलैंड की टीम आई थी, नए प्लेयर्स के साथ भेजा गया था। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी तैयारियां करती है। देखें जो अभी वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है कमिंस, उसको हटा के स्मिथ को कैप्टन नहीं बना दिया गया। ये प्लेयर्स को इतना बड़ा ना बना दें कि हम उनको हर वक्त उठाए रखें और बाकी हम अपनी तैयारी ना कर सकें। बिल्कुल शाकिर, हमारी अगर अच्छा आपने बाकी बड़ी अच्छी बात कही, ये चीज़ ठीक है। आज भी आप देख लें, केन विलियमसन बाहर था, मैच वो जीत गए केन विलियमसन के बगैर। वर्ल्ड कप में केन विलियमसन के बगैर उन्होंने मैचेस खेले और जीते। उन्होंने सचिन रविंद्रा को उठाया नीचे से, छठे पांचवें से ओपनर ले गए, ओपन में उसने परफॉर्म किया और वो ओपनर रहा। तो ये बात दुरुस्त है कि हमने अपने कॉम्बिनेशंस को एक बहुत ज़्यादा लॉक कर दिया। कॉम्बिनेशंस ऐसे ही टेस्ट होते हैं, टीम्स ऐसी बन। मुझे ये बात बताएं ना अबू बकर, जो बात शाकिर कह रहे हैं कि हमने अगर रिलाय इन्हीं पर रखना है, और तो अगर खुदा ना खास्ता किसी एक मैच में रिजवान नहीं खेल पाता, किसी एक में बाबर नहीं खेल पाता, तो क्या केन विलियमसन के बगैर जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड दे रही है हम दे सकते हैं? मैं आप दोनों की थ्योरी की कंटिन्यू आगे करना चाहूंगा, अगर इसको मान लेते हैं। बेंच स्ट्रेंथ ऐसे टेस्ट नहीं की जाती अरसलान, कि आपने
एक पूरे अरसे तक आपने कहा कि हमारा सेकंड बेस्ट विकेट कीपर या सेकंड प्रायोरिटी मोहम्मद हारिस है, आपने उसको बेंच में कैरी किया और आउट ऑफ नोवेयर उसको वैनिश करके आजम खान को इंक्लूड करके आप ले आए। ऐसे बेंच स्ट्रेंथ ना बनाई जाती है और ना ऐसे फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की जाती है। जहां तक बाबर आजम की बात है या मोहम्मद रिजवान की बात है, ऐसे होता है अरसलान, बोर्ड्स ही ब्रांड बनाते हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की एक सिचुएशन है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टारगेट उसी को किया जाता है। आप मुझे एक सिंपल चीज बता दें कि शाहिद अफरीदी के बाद ऐसा कौन सा प्लेयर हमने बनाया है कि जिसको हमारी यंग लॉट या वो बच्चे जो अंडर 16 या अंडर 13 है, जिसको अपना स्टार मानते हैं या उसको फॉलो करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ऐसा कोई ब्रांड ही नहीं आया और हम उसको टारगेट करके बड़ा आसान, क्योंकि सॉफ्ट टारगेट होता है, क्यों ना खेले वो टी20, क्यों ना खेले वो टेस्ट या क्यों ना खेले वो ओडीआई, अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली खेलेगा। मैं ये नहीं कह रहा अबू बकर कि वो ना खेले, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बाबर अब मैं आजम। अरसलान में ये कह रहा हूँ कि वो जरूर खेले, हाँ। लेकिन वो नेपाल के खिलाफ ना खेले, वो इथोपिया और युगांडा के खिलाफ ना खेले, वहां पर तो दूसरों को मौका देना, हर जगह अपना कब्जा करके ना बैठे। इसके बगैर हम तैयारी नहीं होती। इन्होंने शाहिद अफरीदी की बात की, शाहिद अफरीदी बहुत बड़ा सुपरस्टार था, लेकिन वो बड़ा क्रिकेटर नहीं था। मैं इस पे जो मेरे से डिवाइड करना चाहता कर ले, वो क्रिकेटर बहुत बड़ा नहीं था, बस ठीक है उसका लक थी, उसकी लॉबिंग थी, उसकी जो एक गेम प्लान था चलता रहा, लेकिन कितनी बड़ी सर्विंग है उसकी एज अ क्रिकेटर, वो बात अपनी जगह है। अब इसी तरह तो हम बड़े स्टार बना देते हैं, ये लॉबीज बैठी होती हैं, ये फैन क्लब्स बैठे होते हैं, जो मीडिया में भी बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं, वो आके इनको उठाकर यार एक पहाड़ शाकिर बना पीआर देते हैं। कंपनीज का हमारा जिक्र प्लान नहीं किया। हमारा ये है कि हम दूसरों को मौका दें। शाकिर पीआर कंपनीज का जिक्र नहीं किया, बस वो ज्यादा दुखती रह गए, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ना चाहते। क्या पता बहुत से लोग मीडिया में भी उन पीआर कंपनीज के एजेंडे पे यहाँ बैठे काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं छेड़ना चाहता। लेकिन समझने वालों के लिए समझना चाहिए कि जब टीम की बेंच स्ट्रेंथ बनानी होती है तो फिर कुर्बानियां देनी पड़ती है। शाहीन शाह अफरीदी दुनिया की हर लीग भी खेलेगा, हर फॉर्मेट भी खेलेगा, टीम के खिलाफ खेलेगा, बाबर आजम हर भी सब कुछ करेगा, फिर हम स्ट्रेंथ कहां से बनाएंगे? अगर हफीज ने आकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दिया है, माजी की गलतियों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया, अभी हमारा 6 माह है वर्ल्ड कप के लिए, और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 3-4 माह काफी होते हैं। अगर हम इस वक्त एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं तो मेरा ख्याल है ये जरूरी है। किया जाए कि हम उसी पुराने जो है वो ओल्ड थॉट के साथ जाएं, और वही जब हमें 150 मिले तो हम 10 विकेटों से जीत जाएं, जब हमें 200 का टारगेट मिले तो हमारी सांस फूल जाए। तो हमें उस 200 के टारगेट को टारगेट करके अब टीम बनानी है, क्योंकि टी20 अब 150 180 की गेम नहीं रही, अब 16-16 18-18 छक्के एक प्लेयर पाकिस्तान मारता है। सर लॉजिकल है अबू बकर, लॉजिकल बात है, इसका जवाब चाहिए सर। अबू बकर क्या कहते हैं? 6 से 8 माह अगर टी20 वर्ल्ड कप में, इसका टी20 की प्रिपरेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है अरसलान। 16 या 17 मैचेस हैं आपके पास, और अगर आप इसी तरह मैचेस हारते रहे और ये कॉन्फिडेंस लेके आप वर्ल्ड कप में गए, बाकी हफीज क्या कोई भी और अगर माइंड आ जाए तो वो पाकिस्तान को नहीं जितवा सकता। अब बात करते हैं कि नेपाल के अगेंस्ट बाबर आजम क्यों खेलते हैं। भाई आपकी बेंच स्ट्रेंथ की ये सिचुएशन है जिसको आप साथ लेके रखते हैं। बाबर आजम अगर परफॉर्म ना करे तो आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी मैच हारने को आ जाते हैं। आप अगर चाहते हैं कि बेंच स्ट्रेंथ की सिर्फ एक ये थ्योरी बनाकर, और आप नेपाल से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, तो जरूर ट्राई करें, लेकिन ये तरीका नहीं होता। सीनियर प्लेयर्स को साथ रखें, बाबर आजम के साथ किसी एक प्लेयर को ऐड करके उसको फ्यूचर के लिए रखें। शाहीन अफरीदी है, जो भी आपका सीनियर बॉलर है, उसके साथ दूसरे रखें। मेरा सिर्फ ये थ्योरी करने का ये मकसद है कि 11 के 11 प्लेयर्स को आप अनसेटल करके बेंच स्ट्रेंथ नहीं बना सकते। इस तरह टीम्स नहीं बनती अरसलान। 4 से 5 प्लेयर्स वो जरूर होने चाहिए जो टीम को प्रॉपर उनके साथ इंटैक्ट रखें, उनके साथ जूनियर्स को रखें, उनके साथ बेंच स्ट्रेंथ बनाएं, उनके साथ कॉम्बिनेशन तैयार करें। जो सेटल्ड आपके स्लॉट्स हैं उनको आप तोड़ देते हैं, उनको फिल करने के लिए एक नया प्लेयर लाते हैं, उसकी वजह से पहले से लेके 6वें नंबर तक की डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में कैसे आप बेंच स्ट्रेंथ बनाएंगे? मैं आपकी एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लिया हफीज की आपने बात की, इस टी20 सीरीज में जो न्यूजीलैंड में आप कॉम्बिनेशन लेकर गए या स्क्वाड लेकर गए, अगर इनमें से 50% भी अगली सीरीज में खेल गए तो आप मुझे बोल दीजिएगा। कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है, सिर्फ ये है कि ओवर द नाइट जो भी एक इनके सामने आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है, जिसका छक्का लग जाता है वो आ जाता है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर तो आपने बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है तो फिर छोड़ दे सारे रिजल्ट्स को। ये जो न्यूजीलैंड में आप स्क्वाड लेकर के कैरी करें इसको टी20 वर्ल्ड कप तक, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की ब्रांड ऑफ क्रिकेट ही खेलने दें। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया बनाने की ना कोशिश करें, वो नहीं बन सकता। एक छोटा सा ब्रेक, ये बड़ी जबरदस्त डिस्कशन है। शाकिर मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि इंडिया ने भी ये काम किया, उन्होंने पूरी नई टीम भेज दी, ना तो उसमें रोहित शर्मा रहे, ना विराट कोहली, और ना ही उनके टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स थे, बल्कि इवन उन्होंने तो वर्ल्ड कप के अंदर अश्विन तक को भी ड्रॉप रखा जहां पे उसकी ज़रूरत नहीं थी। जडेजा नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही। पांड्या ने नहीं खेले, पांड्या अनफिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसकी रीज़न ये थी कि बेंच स्ट्रेंथ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। ये बात अबू बकर की भी ठीक है
कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन अगर हफीज़ आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं तो फिर ये जो प्रॉब्लम हफीज़ अब फेस करने जा रहे हैं ना आगे, ये भी बड़ा ख़तरनाक होगा। ब्रेक के बाद इससे बात करता हूँ कि हफीज़ वर्सेस जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जिसमें बाबर और रिजवान को छोड़ देते हैं, बाकी जिन्होंने लीग्स खेली, क्योंकि बाबर तो बहुत अरसे से कोई लीग खेल भी नहीं रहे। तो वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, बाबर कोई लंका प्रीमियर लीग देखा हमने खेल ली, कोई बड़ी वैसे लीग्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाल रहे, वो अभी काउंटी क्रिकेट से भी थोड़ा दूर दूर थे, क्योंकि वो पाकिस्तान की ड्यूटी पर बहुत ज़्यादा है और वो कोशिश भी यही करें। अब ये जो अप्रोच है, मैं शाकिर जो बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक प्लेयर के साथ कोई नए कॉम्बिनेशन के लड़के टेस्ट कर लें, लेकिन जाहिर है बाबर आपका बिल्कुल मेजर प्लेयर है, लेकिन कई टीम्स ने ये भी किया है कि पूरे 11 भी नए भेज के, बेशक वो हारे। वेस्ट इंडीज़ में आपको पता है इंडिया का जो हाल हुआ, हारे लेकिन डरे नहीं, उन्होंने कहा ठीक है कि प्लेयर्स हारते हैं उससे क्या होता है, पर बी टीम भेजें आप बी जगहों पर। तो ये बड़ा मसला है, हम लोग यहाँ पर ये करने से भी बड़ा डरते हैं। शाकिर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमने हार के डर से ही जो है वो अपनी तैयारियां नहीं करनी, जिस तरह बार बार अब वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो सीरीज में इस तरह आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए। यही वो पिछले हमने देखा ना 3.5 साल तक बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के सियासत सफेद के मालिक नहीं रहे। वो कैप्टन भी थे, वो चीफ सेलेक्टर थी, मैं तो कहता चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी वही थे डिफेक्टो। हर फैसला उनकी मर्जी और उनकी मंशा के साथ होता है। और इतने स्पोर्ट रिसेंट 20 सालों में किसी क्रिकेट कैप्टन को नहीं मिली जितनी बाबर आजम को मिली है। क्या उन्होंने क्या अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार की? क्या जिसको वो कैरी करना चाहते थे, उनका दोस्त था, उनकी नजर में अच्छा परफॉर्मर था, उसको किया उन्होंने कैरी। मैच पता क्या हुआ शाकिर, करते एक ड्रॉबैक जिस पर मैं आपका कमेंट भी चाहूंगा, अबू बकर का भी, वो ये हुआ कि हमारे पास एक स्पिनर नहीं है यार। पिछले 4 साल में यही घूम फिर के नवाज, यही घूम फिर के शादाब, यही उस्मान कादिर, यही उसामा मीर, बस इन 4 के बीच यहाँ जाहिद आ गया। सर, जिन तीनों के आपने नाम लिए, बाबर आजम इनको अपना मैच विनर, अपना मैन प्लेयर कहते रहे ना, उन्होंने किसी और को ग्रो में नहीं होने दिया। हमने 4 साल का जो बोया हुआ है वो काट रहे हैं। इस 4 साल का गंद एकदम से साफ नहीं होगा। एक सीरीज के 3 मैचेस को लेकर आप बैठ गए हैं, हमें इस गंद को साफ करने में टाइम लगेगा। लेकिन जिस तेजी से रीशफलिंग आपको नजर आ रही है टीमों में, इसलिए कि मतलब वक्त कम है, वर्ल्ड कप सर पे है, तुमने तेजी से रीशफलिंग हो रही है। अब देखें, मेरी बात सुने, आपने अगर केटो या माउंट एवरेस्ट सैर करनी है, किसी माउंटेनियर से कभी आप गुफ्तगू करें तो वो एक्स्ट्रा लगेज साथ लेकर नहीं सफर करता। जो चीज वो यूज कर चुका होता है उसको फेंकता जाता है। कम लगेज के साथ ही वो पहाड़ी की चोटी सर कर सकता है। इसलिए जो 4 साल का हम एक्स्ट्रा लगेज लेके चल रहे हैं अपनी टीम में, जहां उसकी जरूरत नहीं है, वो जितना बड़ा स्टार है वो नहीं परफॉर्म कर रहा, हमारा पर्पस सर्व नहीं कर रहा, जो टीम रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा नहीं उतर रहा, मैच विनर नहीं है, पर्सनल बेस्ट जो भी है, तो हमें बड़े बोल्ड और बड़े एक अनपॉपुलर फैसले लेने होंगे। अगर टीम को एक विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाना होगा, क्योंकि 4.5 साल से हम देख रहे हैं यही सेटअप चल रहा है। कोई परफॉर्म नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई टेस्ट चैंपियनशिप हम नहीं जीते, कोई T20 टूर्नामेंट हम नहीं जीते, कोई वनडे टूर्नामेंट नहीं जीते। क्या हम इसी माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे तो कहां जीत पाएंगे? इसलिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, और जो सोच रहे हैं थोड़ा सा सब्र कर लें यार। 3.5-4 साल बर्दाश्त किया आपने बाबर आजम को, नए आने वालों को भी थोड़ा बर्दाश्त करें। अग्री। अच्छा अबू बकर, अब आते हैं इस पे जनाब से ही, मैं आप दोनों की बात से बिल्कुल मुत्तफिक, आपकी अपना पॉइंट भी ठीक है और शाकिर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमने आज नहीं करना तो कब करना है आखिर कॉम्बिनेशंस को ट्राई। ये तो बड़ा मजबूरी हो जाती है कि हम हर बार ये कहते हैं नहीं यार, ये सही कह रहे हैं कि नेपाल युगांडा किसी के खिलाफ खेलें तो एक ही टीम खेले, यहाँ तो थोड़ा सा अप्रोच दिखाएं ना, बैठ जाएं। खुद केन विलियमसन की मिसाल है हमारे पास यार, बाहर बैठ जाता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा बैठ जाते हैं, बुरा नहीं मानते, इतने बड़े लेवल के प्लेयर्स हैं और वो नहीं बुरा मानते। वो उधर उन्होंने अगर उन्हें नहीं चाहिए लेबेशान तो वो टेस्ट में क्या वनडे में भी उसको बिठा देते हैं, कहते हैं बैठ जाओ, नहीं चाहिए हमें। ये चीज़ें टीम्स को करनी पड़ती हैं अपने आप को बड़ा करने के लिए, और प्लेयर्स भी तभी ग्रो करते हैं, खुद भी उनकी जो एक बड़ापन होता है वो तभी ग्रो करता है। अच्छा ये आते हैं जी अबू बकर, एक बड़ा मसला बना हुआ है अब तो। अच्छी चीज़ ये है कि मैनेजमेंट या हफीज़ ने एक काम बड़ा ठीक किया, उन्होंने कहा जिन्होंने लीग खेल ली है ना, वो कम से कम 2 डोमेस्टिक के पूरे 4 रोज़ा मैच खेलें, 8 दिन मैच खेलें, अपनी फिटनेस साबित करें, फिर जाएं लीग खेलें, हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरा सिर्फ एक बेसिक सा क्वेश्चन भी है और बेसिक सी स्टेटमेंट भी है अरसलान, इस सारी चीज़ों के हवाले से कि एक बंदा जो खुद एडहॉक पोजीशन पे है, जिसकी अभी जॉब कंफर्मेशन भी नहीं है, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो टीम डायरेक्टर हो, उसको इतनी बड़ी रीशफलिंग की परमिशन नहीं देनी चाहिए और उसको पाकिस्तान क्रिकेट के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन देने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये मेरी एक बेसिक सी स्टेटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच तभी सक्सेसफुल हो सकती है कि जो आपकी चेयरमैनशिप से लेके नीचे जितने भी मैनेजरियल स्लॉट्स है उनमें कंफर्मेशन हो, उनमें जॉब सिक्योरिटी हो, पता हो अब जो भी आपने बनाई है प्लानिंग
या जो भी आपके फ्यूचर टैक्टिक्स हैं वो सारे बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएंगे अगर थोड़ा सा बैकलैश आया आगे बोर्ड में। देखिए ये वो चीज है जिस पे मैं बात करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी जॉब की बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में कंसिस्टेंसी नहीं है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को पाकिस्तान के क्रिकेट के जो डायनामिक्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान के डिसीजंस करें। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की टीम समझ के, न्यूजीलैंड का बोर्ड समझ के, इंग्लैंड का बोर्ड समझ के इसलिए ना चलाएं कि वहां पे बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है, वहां पे जॉब सिक्योरिटी है। वहां पे जब एक बंदे को आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उसको आप साथ बताते हैं कि 4 से 5 साल का तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, तुमने 4 साल बाद वाले वर्ल्ड कप के लिए डिसीजंस लेने और टीम बनाने, तब जाके रिजल्ट्स आते हैं। यही वो रीजन है कि पाकिस्तान में बड़े टूर्नामेंट सिर्फ 3 कप्तानों के हिस्से में आए। मिसबाह उल हक ले ले, यूनुस खान ले ले और ग्रेट इमरान खान ले ले। इसके अलावा वसीम अकरम आए, वकार यूनुस आए, बहुत अच्छे अच्छे लेजेंडरी पाकिस्तान के प्लेयर्स आए और ऐसी ऐसी तगड़ी टीम पाकिस्तान की बनी जिसमें शोएब अख्तर जैसे स्टार, वसीम जैसे, वकार जैसे, इंजमाम जैसे, मोहम्मद यूसुफ जैसे। लेकिन आप कितने बड़े टूर्नामेंट जीते हैं? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की फ्यूचर अटैच है वो चेयरमैन। अबू बकर, आपकी बात ठीक है, पर मैं सरफराज को इसका क्रेडिट देता हूं। आज जितने भी लड़के आप नए खेलते देख रहे हैं, जिसमें बाबर है, जिसमें शादाब है, जिसके अंदर बाकी लड़के हैं, ये सारे सरफराज की टीम का हिस्सा थे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। डरा नहीं, लेकिन वहां पर हफीज भी था, वहां पर वहाब रियाज भी था, वहां पर मोहम्मद आमिर भी था। उन्होंने एक कॉम्बो बनाया सीनियर और जूनियर्स का। आज बाबर आजम जहां पर खड़े हैं उसमें सरफराज का बहुत बड़ा हाथ है। आज शादाब जितने बड़े प्लेयर हैं उसमें सरफराज का बहुत बड़ा हाथ है। आज जहां पर ये नए लड़के खड़े हैं, हसन अली की मिसाल है जहां खड़े हैं सरफराज। ऐसे होता है, ये होता है शार्प कैप्टन। वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी बनाता है, वो सीनियर्स को गुड बाय कहने का टाइम भी देता है कि वो खुद अपनी अप्रोच, अपनी परफॉर्मेंस के साथ गुड बाय करें। अग्री करते हैं शाकिर इस बात से? तो बिल्कुल एग्री करता हूँ। और सरफराज अहमद ही की वो नर्सरी है जो पिछले 5 साल से पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रही है। और सरफराज अहमद का वो रोल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत जबरदस्त है। और सरफराज अहमद ने जिस तरह सेल्फलेस होकर हमेशा एज अ कैप्टन भी, एज अ प्लेयर भी, जिस तरह उसने पाकिस्तान टीम को सर्व किया, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, मुझे कोई मेगा स्टार नहीं नजर आता। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े टूर्नामेंट जीते हैं। मैं समझता हूँ जो सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल इंडिया के खिलाफ जीता है, मुझे 92 के वर्ल्ड कप से वो बड़ी जीत लगती है, क्योंकि इंडिया को एक आईसीसी इवेंट में कभी आप हरा नहीं पाए थे और फिर फाइनल में, आईसीसी इवेंट के फाइनल में इंडिया को हराना एक बड़ी अचीवमेंट सरफराज की, जो सरफराज को बाकी कैप्टन से मुमताज करती है, तो एक बार ऊपर खड़ा करती है। सरफराज की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खिदमत बिल्कुल वो इस काबिल है कि उनको बार बार जिक्र किया जाए, बार बार उसको प्रेस किया जाए। अब सवाल सरफराज की रिसेंट क्रिकेट में पाकिस्तान की मिसाल है, उनको ही सामने रखकर हम अगर सरफराज के एरा को बाबर के एरा के साथ कंपेयर करें, सरफराज ने जो तैयारियां की, जो एक वो नर्सरी बिछाई जो बाद में सर्व कर रही है, बाबर 3 साल में, 3.5 साल में क्या हमारे लिए जब वो के गया जो हम आगे काटेंगे, जो आज हम काट रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, हमें विनिंग बेंच स्ट्रेंथ में कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। सरफराज के दौर में तो आप बेंच स्ट्रेंथ देखे नजर, आप क्या जबरदस्ती, और उस यंग और सीनियर टीम के जो है कॉम्बिनेशन के साथ उसने इतना बड़ा इवेंट हमें ऑस्ट्रेलिया, देखिए सीनियर कंट्रीज में इवेंट जितना खाला जी का घर नहीं है पाकिस्तान। हाँ, और शाकिर एक चीज अबू बकर जो बात कर रहे हैं शाकिर, मैं ये कहूंगा सरफराज ने ऐसा कॉम्बिनेशन दिया जो किसी को रिप्लेस भी कर सकता था। आप देखें ना, बाबर और रिजवान आ गए ओपनर, उन्हें ओपनर के रिप्लेसमेंट में कोई मसला ही नहीं हुआ। उसके बाद वही लड़के 4 पे फ़खर जमान खेलता हुआ हमें दिखाई दिया, 3 पे। तो लड़के सरफराज ने जो तैयार किए वो रिप्लेसमेंट वाले थे। अभी टाइम, अब हम दोबारा से ढूंढ रहे हैं कि यार हमें एक कॉम्बिनेशन में, हमें इन 3 सालों में मिल जाना चाहिए था। ये बात कर रहे हैं हम अबू बकर। देखिए असलान, मेरी बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपने इन 3 मैचेस के ऊपर बात करनी है तो मैं वन लाइनर आपको दे दूंगा कि ये मैचेस पाकिस्तान बॉलिंग की वजह से आ रहा है, बैटिंग की वजह से मैं तो कह रहा हूं। अगर आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं तो आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया कि मैं कह रहा हूं कि सीनियर्स के साथ जूनियर्स का कॉम्बिनेशन बनाएं। यहाँ प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि बाबर आजम के स्ट्राइक रेट को लेके कहा जा रहा है उसको बिठा दे, उसकी जगह किसी और को ले आए। वो गैर जरूरी बहस है, मैं उसमें नहीं। अगर आपने टीम बनानी है तो आपने सीनियर्स को साथ कैरी करना है। कम से कम 5 से 6 स्लॉट्स आपके कंफर्म होने चाहिए। उसके साथ आप जूनियर्स को शफल करें, जूनियर्स को टेस्ट करें, एक्सपेरिमेंट बना के एक अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आए। लेकिन ये इसलिए नहीं हो पाएगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान में जो प्लानिंग है, जो कंसिस्टेंसी है, उसमें कंफर्मेशन कोई भी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान में छोटा सा डिसीजन भी अगर करना होता है तो पाकिस्तान में चेयरमैन, पीसीबी या उस लेवल तक बात चली जाती है। तो ऐसे में आप फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसे बना सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अच्छा शाकिर, ये जो हफीज के साथ अब सीनियर प्लेयर्स का मामला, बाबर रिजवान शुक्र है भाई, इस कंट्रोवर्सी में नहीं है, वरना बेचारों को हर चीज़ में घसीट लेते हैं। ये जो
चल रहा है। और हफीज़ की ये बात कि जी आप पहले डोमेस्टिक के 2 मैचेस में अपनी फिटनेस साबित करें, फिर आपको लीग्स खेलने का मौका मिलेगा। लीग्स के लिए इतनी जान, इतनी, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतनी कम विलिंगनेस, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और इसमें शाहीन भी शामिल है। देखिए, ये सारी आज़ादी पिछले 3-4 साल में बाबर आज़म ने ही बाकी साथी प्लेयर्स को दे रखी थी। उनके मिजाज और उनके माइंड इसी ने खराब किए हुए हैं। अब उनको ठीक करने के लिए आपको डंडा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। इनको ये फैसला क्रिकेट बोर्ड ने करना है। देखें, उनकी जो रिक्वायरमेंट मनी थी, जो पैसे उन्होंने रिक्वायर्ड मांगे गए, वो उनको दिए गए ना। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट को इस लेवल पे लेके जाएंगे, हम दिए। अब उनके मुंह मांगे दाम देकर भी अगर पाकिस्तान टीम को सर्व करना और पाकिस्तान के लिए खेलना उनकी प्रायोरिटी नहीं है, फिर डंडा तो चलेगा, फिर सख्ती तो आएगी, फिर टाइट तो किया जाएगा। और इस लीग क्रिकेट ने पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट टीम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, उसको बहुत बुरी तरह जो है वो डैमेज किया। मैं आपको बताऊं कि ये लीग क्रिकेट खेलने वाले ओवर वर्कलोड की वजह से, जब मेगा इवेंट में आके शाहीन कितनी दफा इंजर हुआ, बाकी प्लेयर कितनी दफा इंजर हुए, इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, इनको किसी जगह रोकेंगे नहीं कि यार ये आपकी हद है। शाकिर, आपने शाकिर ये बताएं कितना लंबा अरसा आप कवर कर रहे हैं क्रिकेट को, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी और डोमेस्टिक भी। 2018 की बात कर रहा हूं मैं, 2018 से भी पहले चले ले लेते, लेकिन 2018 से अब तक इतने साल गुजर गए, आपको कोई स्टार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता नजर आया? मैचेस ही नहीं है भाई, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, उसके बाद मैचेस ही नहीं है 4 डे। तो डोमेस्टिक खेलना कितना जरूरी है, उसको भी तो रिस्पेक्ट दें ना। जी बिल्कुल नजर आया मुझे स्टार। और पाकिस्तान क्रिकेट का रिसेंट पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा स्टार सरफराज अहमद, जब भी टीम से आउट हुआ, जब भी उसे मौका मिला, हमने उसे डोमेस्टिक क्रिकेट में हर जगह देखा, हर तरह का इवेंट खेलते देखा। वो उसके अलावा किसी ने क्रिकेट को बाकियों ने अपने आप को इतना बड़ा स्टार बना लिया कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को तरजीह नहीं दी। और फिर जब हमने टीम सिलेक्शन का म्यार पिछले 4-5 साल में ये रखा कि डोमेस्टिक के बजाय पीएसएल के परफॉर्मेंस को ही सारे फॉर्मेट में जगह देनी है, तो फिर जब एक म्यार ये बन जाए, तो फिर क्रिकेटर्स बाकी भी हैं, वो भी फिर उसको अहमियत नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट को। अब आकर हफीज ने ये देखे ना, अब जो सिलेक्शन हुई है, फरहान है, साबदा फरहान, दीगर लोग, या इवन साइम अयूब भी, ये डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस के बाद टीम में है, तो डोमेस्टिक को इज्जत देनी पड़ेगी और दी जा रही है। इसके बाद आपको ये जो लोग बाहर आ रहे हैं ना, आपको वापस डोमेस्टिक खेल, अगर उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, और ये सेटअप हफीज वाला कम अज कम, मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा, हफीज अगर यहाँ सर्व करते नजर आए, तो फिर इनको डोमेस्टिक भी खेलनी पड़ेगी, इनको अपने लीग्स भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, या इनको डिवाइड फैसला करना पड़ेगा, हम लीग्स खेलेंगे या नेशनल टीम को सर्व करेंगे। दोनों चीजें पैरेलल अब नहीं चल सकेंगी। और हफीज के होते हुए मुझे लग रहा है कि उसने कुछ ऐसे चांस ले लिए हैं कि इनको मुश्किल फैसले कर रहा है, और वो मुश्किल फैसले का रिएक्शन आपको इन टूर्नामेंट्स, इस खासकर सीरीज में भी आ रहा है। कुछ रिजल्टमेंट जरूर आ रही है सीनियर प्लेयर से, लेकिन कब तक? आखिर तो फैसले तो कुछ करने हैं। मैं ये बात अबू बकर आपकी भी देखिए, अपनी दोस्ती यारी खराब करना कोई आसान काम नहीं होता। हफीज ने इन सब के साथ क्रिकेट खेली है, लेकिन हफीज को जो एक एक्शन का रिएक्शन मिल रहा है वो बहुत मुश्किल है उसके लिए। ये बात ठीक है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाने का पाबंद करें, क्यों नहीं खेलते भाई डोमेस्टिक क्रिकेट? क्या मसला है? लीग्स खेलने के लिए तैयारी है, डोमेस्टिक के लिए है नहीं। हमारे बॉलर 2 T20 खेलते हैं, तीसरे में अनफिट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन से थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। देखिए, प्लेयर्स की जो सैलरी उस हवाले से बात की, वर्ल्ड कप के दौरान बिल्कुल उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। अरसलान 6 माह से सैलरी पेंडेंसी चल रही थी और उनके जो एग्रीमेंट्स थे वो साइन नहीं हो रहे थे। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वर्ल्ड कप से पहले इन चीजों को वाइंड अप करता, इन चीजों को अच्छे नोट पे खत्म करता, और उसके बाद टीम वर्ल्ड कप में जाती। वर्ल्ड कप में जब बोर्ड तो बड़े अजीब फैसले कर रहा है, वो आपकी बात ठीक है, मैं एग्री हूँ। जब वर्ल्ड कप में टीम गई तो एक अजीबोगरीब सिनारियो था। इंडिया में जो सिचुएशन थी, और आईसीसी और बीसीसीआई का जो इनके साथ एक किस्म की एक्टिविटीज थी, वो भी आपको पता है, और इधर से बोर्ड ने जिस किस्म के ड्रामे शुरू किए हुए थे वो भी आपको पता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंटरनल और एक्सटर्नल ड्रामों के बाद आप टीम से परफॉर्मेंस मांग रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर 30 लाख 35 लाख 40 लाख रुपए पर मंथ फजूल के कोचेस को अगर देख सकते हैं, तो आप प्लेयर्स की जो सैलरीज है वो क्यों नहीं बढ़ा सकते, जो कि रियल क्रिकेट में जो है ना आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, और जिसकी वजह से आप कोचेस के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। और सेकंड बात ये है कि पाकिस्तान इस इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट में आके इतने ज्यादा कोचेस की जरूरत नहीं होती। कोचेस की जरूरत आपको एकेडमी में, अंडर 19 में, 16 में और 13 में है। यहाँ पे सिर्फ एक अच्छे मेंटर की जरूरत होती है, जो टीम का मोराल हाई कर सके, टीम के कॉम्बिनेशन को प्लानिंग में पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद टीम की आप परफॉर्मेंस वैसे कर हफीज यही रहा है, कोचिंग नहीं कर रहा अबू बकर, कर हफीज यही रहा है, कोचिंग का तो उसके पास कोर्स भी नहीं है, कर वो यही रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी आज डिस्कशन बड़ी अच्छी रही और काफ़ी फ्रूटफुल। थैंक यू सो मच शाकिर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अबू बकर बिन तलत भी हमारे साथ रहे, अरफा फिरोज जकी हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया इन हजरात का। कल होती है फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।